एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी की क्लास शुरुआत कर रहे हैं। पूरी अच्छी तरीके से एकदम जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपको हिंदी कंप्लीट देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में सबसे जो पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया है आज, चैप्टर का नाम है विलोम। चैप्टर का नाम आज जो हम लोग चैप्टर का डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है विलोम। ध्यान से सुनिएगा। विलोम जो हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के रिस्पेक्ट से, और 2019 से 2019 में, 20 में, 21 में और 22 में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं विलोम के, वह सारे के सारे क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। तो आमतौर पर 2019 से 20, 21, 22 में जो भी क्वेश्चन बने हैं विलोम से, और खासकर जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन बने हैं, वह सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। 2019 से अब तक विलोम से लगभग 168 क्वेश्चन बने हैं। कितने क्वेश्चन बने हैं? 168 क्वेश्चन बने हैं। किसी किसी क्वेश्चन का बार बार रिपीटेशन है, तो वैसे लेकर विलोम से रिपीटेशन को हटा दे तो 130 विलोम को आपको देखना है। 130 विलोम आपको तैयार करके जाना है, और यह 130 ऐसे विलोम हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, चले शुरुआत करते हैं। यहां और यहां पूरे विलोम को लिखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 पार्ट में वीडियो होगा। यह पार्ट 1 में लगभग 70 क्वेश्चन को, और पार्ट 2 में लगभग 60-70 क्वेश्चन को हम करके 130 और 135 वह क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आमतौर पर विलोम लगभग 450 के आसपास हमने पढ़ाया है आपको। यहां 130 वह क्वेश्चन है जो लगातार 19 में, 20 में, 21 में, 22 में यह पूछे गए। तो चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, विलोम के लिए कुछ नियम आपको समझना पड़ेगा कि विलोम के लिए नियम क्या होता है। देखिएगा, विलोम के लिए नियम छोटा सा आप समझेंगे कि जिस भाषा में शब्द है उसी भाषा में उसका विलोम होना चाहिए। याद रखेंगे, जिस भाषा में शब्द है उसी भाषा में उसका विलोम भी होना चाहिए। जैसे याद रखें, शीत का विलोम होता है उष्ण। शीत का विलोम होता है उष्ण। शीत मतलब पूरा का पूरा ठंडा, और उष्ण मतलब पूरा का पूरा गर्म। आप ध्यान से सुनिएगा। शीत का मतलब पूरा का पूरा ठंडा, और उष्ण का मतलब पूरा का पूरा गर्म। शीत जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है, तो इसका जो विलोम होगा वह भी किस भाषा का होगा? तत्सम भाषा का होगा। अब ऐसा नहीं करेंगे कि शीत का ठंडा जान गए तो शीत का विलोम आप यहां पर गर्म लिखेंगे, गलत हो जाएगा। शीत का विलोम गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विलोम जो शब्द जिस भाषा में दिया हो, विलोम भी उसी भाषा में होना चाहिए। तो शीत का मतलब ठंडा, तो इसका विलोम होता है उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म। उष्ण का मतलब क्या होगा? गर्म। इसी प्रकार से आप एक शब्द जानते हैं, जड़। जड़ उसे कहते हैं, जड़ का मतलब क्या होता है? जो महामूर्ख हो। जड़ का मतलब बहुत ही भयानक, जो मूर्ख है उसे हम जड़ कहते हैं। तो जड़ का विलोम याद रखेंगे, या संस्कृत भाषा का शब्द है जड़, तो इसका जो विलोम होगा वह संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे, उसका विलोम होता है चेतन। याद रखेंगे, जड़ का मतलब भयानक, बेवकूफ, और चेतन का मतलब एकदम प्रखर, बुद्धिमान, जानकार, उसे बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब कि शब्द जिस भाषा में दिया हो, विलोम भी उसी भाषा में लिखेंगे। अब आपको कहीं पूछ दे कि उष्ण का विलोम बताइए, उष्ण मतलब आप जानते हैं गर्मी, तो इसका विलोम लिखेंगे शीत। लेकिन अगर कहीं पूछ दे कि गर्म का विलोम बताइए, तो गर्म अब हिंदी भाषा का शब्द हो गया, तो विलोम भी हिंदी भाषा में लिखेंगे। अब गर्म का विलोम शीत लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि विलोम जो शब्द जिस भाषा में है उसी भाषा में उत्तर होना चाहिए। तो गर्म का जो विलोम होगा वह ठंडा होगा। समझ रहे हैं? विलोम जिस शब्द जिस भाषा में दे, विलोम भी उसी भाषा में आप उत्तर करेंगे। ठीक है, चले यहां पर जितने क्वेश्चन पूछे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम यहां पर लिखे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट करते हुए चलते हैं। इतना तैयार करेंगे, इतने क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है,
चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात देखें, विलोम आपको याद आसान चीजें हैं लेकिन भूल जाता है। कारण क्या है कि आप अर्थ नहीं जानते हैं। पहले अर्थ जानिए, जिसका अर्थ आप बढ़िया से जान गए वह विलोम आपको भूलेगा नहीं। तो यहां पर है क्रय का जो विलोम होता है, क्रय मतलब खरीदना, तो बेचना यानी कि विक्रय। अब ध्यान से सुनिए, क्रय का विलोम विक्रय होता है। आप यह नहीं कहेंगे कि क्रय मतलब खरीदना तो विक्रय मतलब बेचना, यहां बेचना नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्रय जो होता है तत्सम भाषा का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो विलोम भी संस्कृत में होना चाहिए। क्या हो जाएगा? विक्रय। क्रय का विलोम क्या हो जाएगा? विक्रय। अरे बोलिए ना जी, क्रय का विक्रय, क्रय का विलोम विक्रय। ठीक, बिल्कुल। यश का विलोम होता है अपयश। क्या होता है? अपयश। यश का मतलब होता है खुशहाली और अपयश का मतलब क्या होता है? दुखद सूचना या दुखद स्थिति। यश मतलब खुशहाली और अपयश मतलब दुख, है ना। निर्माण, किसी चीज का निर्माण का मतलब होता है बनना, तो निर्माण का विलोम हो जाएगा ध्वंस। निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? ध्वंस। याद रखेंगे, निर्माण मतलब कोई चीज बन रहा है और ध्वंस मतलब कोई चीज समाप्त हो गया, कोई चीज समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध का विलोम, बच्चे को पता, जो शुद्ध है तो शुद्ध संस्कृत भाषा का तत्सम है, ठीक है, खराब नहीं लिखेंगे। शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? अशुद्ध। शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? अशुद्ध। बोलते चलिएगा, बिल्कुल। अच्छा, उदय। उदय, किसी चीज का उदय होना। उदय होना मतलब निकलना। जैसे सूर्य का उदय होता है सुबह में, शाम में अस्त होता है। उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब डूब जाना। तो उदय का मतलब उदय, उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त। उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त। अस्त मतलब डूब जाना। जड़ का विलोम चेतन, यह पता है। जड़ का मतलब होता है महामूर्ख, एकदम बानर। जड़ का मतलब एकदम बेवकूफ, और चेतन का मतलब बहुत ही बुद्धिमान। जड़ का विलोम चेतन ही बोलेंगे, बुद्धिमान मत कर दीजिएगा। जड़ का विलोम चेतन होगा। अ और ज्ञ, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, यहां पर अ होता है और ज्ञ होता है। ज्ञ का मतलब ज्ञानी और अ मतलब नहीं। जो बिल्कुल कुछ भी ना जाने, जो बिल्कुल ज्ञानी ना हो, जो कुछ भी ना जाने, उसे अज्ञ कहते हैं। अज्ञ उसे कहते हैं, अ मतलब नहीं और ज्ञ मतलब ज्ञानी। जो बिल्कुल भी ज्ञानी ना हो, जो कुछ भी ना जाने, उसे अज्ञ कहते हैं। तो अज्ञ का विलोम, जो कुछ ना जाने, कुछ भी ना जाने, उसे अज्ञ कहते हैं। बहुत कुछ जानने वाला व्यज्ञ कहलाता है। बहुत कुछ जानने वाला व्यज्ञ कहलाता है। तो अज्ञ का विलोम व्यज्ञ होगा, वी और ज्ञ, व्यज्ञ होगा। क्लियर? स्थूल, ध्यान से सुनिएगा, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। समझाते हैं पहले। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्नेह सिक्त का विलोम, सुनिएगा, स्नेह सिक्त का विलोम होता है स्नेह रिक्त। क्या होता है? स्नेह रिक्त। स्नेह सिक्त का विलोम होता है स्नेह रिक्त। आवरण का विलोम होता है अनावरण। आवरण का विलोम होता है अनावरण। आवरण का विलोम क्या होता है बच्चों? अनावरण। अब देखिएगा, यहां तक तो समझाते आए हैं, दो तीन ठो बताना है, सुनिएगा। बिठा दो ऊपर का। स्थूल जो होता है, स्थूल उसे कहते हैं जो बहुत बड़ा हो। स्थूल उसे कहते हैं जो बहुत बड़ा हो, और सूक्ष्म उसे कहते हैं जो बहुत छोटा हो। आमतौर पर स्थूल जो शब्द है वह मोटा के लिए प्रयोग होता है, हमारे जैसा आदमी के लिए। स्थूल जो शब्द है वह मोटा के लिए प्रयोग होता है, और सूक्ष्म जो होता है पतले के लिए प्रयोग होता है। तो स्थूल मतलब बहुत बड़ा, और स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म, याद रखिएगा। अच्छा, स्नेह सिक्त का मतलब, सिक्त का मतलब पहले बताए, सिक्त, सी को तो सिक्त का मतलब होता है पूरा एकदम भरा हुआ, और रिक्त मतलब एकदम खाली खाली। स्नेह से सिक्त है, स्नेह मतलब प्रेम, और सिक्त मतलब भरा हुआ। जो प्रेम से भरा हो उसे स्नेह सिक्त कहते हैं। स्नेह सिक्त, सिक्त मतलब एकदम भरा हुआ, नहीं बोलते एकदम जल सिक्त है, जल से पूरा भर गया है। यहां पर स्नेह सिक्त है, स्नेह मतलब प्रेम और सिक्त मतलब भरा हुआ। स्नेह से जो भरा है उसे स्नेह सिक्त कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा स्नेह से रिक्त, मतलब स्नेह से जो खाली है ओके स्नेह रिक्त कहते हैं। आवरण मतलब किसी चीज को ढकने वाला, अनावरण मतलब एकदम कोनो ओकरे ऊपर कवर ना हो, है ना, है ना। याद रखेंगे, आवरण का मतलब क्या होता है? कुछ ढकने वाला, और अनावरण का मतलब होता है उसके ऊपर कोई कवर ना। याद रखेंगे इसको। अच्छा, अस्थावर का होता है जंगम, अस्थावर का होता है जंगम, याद रखेंगे। हस्व का होता है लघु, हस्व का होता है, सॉरी, हस्व का होता है दीर्घ,
हस्व का होता है दीर्घ। ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे। हस्व का होता है दीर्घ। पूरी की पूरी चीजें आप लोग एकदम अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे, सुनिएगा। अस्थावर का होता है जंगम। अस्थावर उसे कहते हैं जो एक स्थान पर स्थिर ना हो, वर होता रहे, उसमें चलता डुलता रहे। अस्थावर, वर होता रहे, चलता डुलता रहे, अस्थावर याद रखेंगे। अस्थावर उसे कहते हैं जो हिलता डुलता एक स्थान पर स्थिर ना हो, इधर उधर जाता रहे, उसे बोलते हैं अस्थावर। और जंगम मतलब एकदम बिल्कुल एक ही स्थान पर अटल हो, एक ही स्थान पर फिक्स हो, उसे बोलते हैं जंगम। आगे देखिएगा, हस्व का मतलब होता है छोटा, तो दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा। थोड़ा सा मिटाकर हम इसको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने हस्व स्वर पढ़ा होगा, अरे पढ़े ही होंगे, हस्व स्वर पढ़े होंगे। तो एक होता है हस्व स्वर, और हस्व के बाद एक होता है हस्व स्वर, और हस्व का दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। तो हस्व का, यहां पर हस्व का विलोम क्या हो गया? दीर्घ। हस्व का विलोम क्या हो गया? दीर्घ हो गया। एक होता है लघु। लघु, लघु मतलब छोटा, तो गुरु मतलब बड़ा, याद रखेंगे। लघु, और लघु का विलोम विशाल भी होता है, याद रखिएगा। लघु मतलब छोटा, तो विशाल मतलब बड़ा। ऑप्शन के अनुरूप जो ऑप्शन देगा वैसे करेंगे। क्लियर है? जो ऑप्शन देगा उस ऑप्शन के अनुरूप करेंगे। अच्छा जी, जागरण देखिए। जागरण का होता है निद्रा। अब यह क्या मतलब, यह क्या मसला? जागरण मतलब रात में जिसमें जागा जाता है उसे हम जागरण कहते हैं। इसी को कुछ कार्यक्रम के, धार्मिक कार्यक्रमों में जागरण बनाया जाता है। जागरण का मतलब रात में जागकर कार्यक्रम होगा, है ना, उसे कहते हैं जागरण। जागरण मतलब जागना, और यहाँ पर निद्रा मतलब सोना। निद्रा मतलब सोना। जागरण का विलोम होता है निद्रा, याद रखिएगा। यह नया विलोम है। जागरण का विलोम होता है, क्या होता है? निद्रा। अंधकार, अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। अब देखिएगा, अंधकार का उजाला मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अंधकार और प्रकाश दोनों एक ही भाषा के शब्द है। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। अच्छा, हास का होता है रुदन। हास का होता है रुदन। देखिए, हास का मतलब होता है हंसना। हास का मतलब होता है खूब जम के हंसना। हास का मतलब हंसना। रुदन का मतलब रोना। शब्दों का मतलब समझते रहिए, विलोम आसान हो जाएगा। हास का मतलब हंसना, और रुदन का मतलब क्या होता है? रोना। रुदन का मतलब क्या होता है? रोना। इन सब चीजों को याद रखेंगे। आगे देखें, अगला क्या है, नेक्स्ट देखेंगे। आदान का विरुद्ध, आदान और प्रदान सुनने किए होंगे। आदान प्रदान, आदान का मतलब देना, आदान का मतलब ग्रहण करना, प्रदान का मतलब देना। तो आदान का विलोम हो जाएगा प्रदान। आदान का विलोम को क्या हो जाएगा? प्रदान। प्रदान, है ना। देखिए, एक होता है अर्वाचीन, नाम सुने हैं? अर्वाचीन, देखिएगा, एक होता है अर्वाचीन, स्पष्ट यहां लिखे हैं, क्या है? अर्वाचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो विलोम होता है वह होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन उसे कहते हैं, सुनिएगा, अर्वाचीन क्या होता है? अर्वाचीन का मतलब होता है नया। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? नया। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, तो नया का विलोम पुराना, क्योंकि हिंदी में नया, तो हिंदी में विलोम भी क्या होगा? पुराना। और यहां पर हमने अर्वाचीन तत्सम में लिखा है, तो इसका विलोम भी हम किस में लिखेंगे? तत्सम में। अगर अर्वाचीन संस्कृत में है तो विलोम भी हम किस में लिखेंगे? इसका संस्कृत में। तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगला है श्वेत। श्वेत का विलोम दो चीज होता है। श्वेत, श्वेत, श्वेत का विलोम कृष्ण भी होता है, और याद रखेंगे श्वेत का विलोम श्याम भी होता है। जो आपको ऑप्शन में मिल जाए, कुछ जनी होंगे जेकर दिमाग में आगे अगर दोनों मिल जाए तो दोनों नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। ध्यान से सुनिए, श्वेत का मतलब होता है सफेद। श्वेत का मतलब होता है सफेद। श्वेत का मतलब सफेद। यह देखिएगा, श्वेत किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। श्याम चाहे कृष्ण भी किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। तो शब्द जिस भाषा में विलोम भी उसी भाषा में होना चाहिए। श्वेत का विलोम हमें पता है, श्वेत मतलब होता है सफेद। श्वेत मतलब होता है सफेद। कृष्ण कहिए चाहे श्याम कहिए, इन दोनों का मतलब होता है काला। इन दोनों का मतलब होता है काला। तो सफेद का विलोम काला होता है, बच्चे बच्चे को पता। लेकिन संस्कृत में जब पूछता है श्याम, जैसे संस्कृत में पूछता है श्वेत, श्वेत का मतलब, श्वेत मतलब सफेद, तो एक विलोम श्वेत मतलब सफेद, तो कृष्ण मतलब काला। कृष्ण मतलब काला, या श्याम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? श्याम। क्या लिखेंगे? श्याम। कृष्ण भगवान जो हैं वो क्या है? श्यामले हैं, वहीं से बनता है कृष्ण, चाहे श्याम बनता है। क्लियर? आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखा है अत्यधिक।
दूसरा है आहार, यहाँ है मूक, यहाँ है गरल, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अत्यधिक का जो होता है विलोम, इसका बहुत बढ़िया समझना होगा। देखिए अत्यधिक का विलोम आपसे पूछे तो अत्य अल्प कह सकते हैं, अत्य अल्प कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं। अत्यधिक का विलोम अत्य अल्प आपको मिलेगा नहीं। अत्यधिक का विलोम जो होता है स्व अल्प होता है। क्या होता है? स्व अल्प होता है। याद रखेंगे अत्यधिक का जो विलोम होता है वह क्या होता है? स्व अल्प होता है, या आधा स्वल्प होता है। क्या होता है? स्व अल्प होता है। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा और स्वल्प मतलब बहुत कम। स्वल्प मतलब बहुत कम, स्वल्प मतलब बहुत कम। तो लिखते हैं स्वल्प। क्या होता है? अत्यधिक का विलोम स्वल्प। इसको भी याद रखेंगे, यह भी एक नया विलोम है। आहार, आहार मतलब खाने वाला जो भोजन होता आहार कहलाता है। आहार का विलोम मतलब खाने वाला भोजन आहार है, तो कर विलोम निराहार है। सही है। आहार मतलब खाने वाला, निराहार, निराहार मतलब भैया नहीं है, तो आहार का विलोम क्या हो जाएगा? निराहार, निराहार। मूक उसे कहते हैं जो बिल्कुल बोले ना और वाचाल हो गया। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। ध्यान से देखिएगा, मूक का विलोम, कोई पूछे मूक का जो विलोम होता है वह वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल। मूक उसे कहते हैं जो व्यक्ति बोले ना, वाचाल उसे कहते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। तो मूक का विलोम क्या होगा? मूक का विलोम बताइए क्या होगा? क्या होगा जी? वाचाल। नहीं बोलते मूक फिल्म आती है 1913 में, सबसे पहली फिल्म बनी थी मूक फिल्म। मूक मतलब जिसमें आवाज ही ना हो, और वाचाल मतलब एकदम पचर पचर लगातार सरियाने वाला, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहते हैं। मूक उसे कहते हैं जो बिल्कुल ना बोले, वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा बोले। तो मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल। अच्छा देखिएगा, अमृत का जो विलोम होता है विष होता है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है, पता है। अमृत का विलोम विष होता है। सही है जी। आगे मैं पूछूं तो विष का विलोम क्या होगा? विष का विलोम सर अमृत होगा, अमृत होगा। देखिएगा विष और अमृत ये दोनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो विलोम जिस शब्द जिसमें होगा विलोम भी उसी भाषा में होगा, बहुत पहले ही बोले हैं। तो विष और अमृत दोनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो विलोम दोनों सही है। विष को कहीं कहीं लिखता है गरल। क्या लिखता है? गरल। तो गरल जो है, गरल इसका पर्यायवाची यूज किया है, विष को ही गरल कहते हैं। तो गरल का विलोम अमृत नहीं होगा, गरल का विलोम सुधा होगा। हमेशा याद रखिएगा, गरल का मतलब विष होता है, गरल का मतलब विष होता है, और गरल का विलोम क्या होगा? यहां पर सुधा होगा। क्या होगा? सुधा। सुधा मतलब अमृत होता है, लेकिन गरल का विलोम अमृत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में संबंधित हैं। गरल जिस भाषा में, सुधा भी उसी भाषा में। गरल का विलोम सुधा होता है, तो इस गरल का विलोम क्या हो जाएगा? सुधा। कहीं लिखता है गरल का विलोम अगरल, अरे वो नहीं होता है, गरल का विलोम सुधा होता है हमेशा। गरल मतलब विष और सुधा मतलब अमृत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कृपण उसे कहते हैं जो बहुत भयानक कंजूस है। बहुत भयानक कंजूस व्यक्ति को कृपण कहते हैं, जो कुछ भी ना दे उसे कृपण कहते हैं। तो कृपण का एकदम उदार जो देता है, देने वाला, दाता, तो कृपण का विलोम क्या हो जाएगा? दाता। याद रखिएगा, आता है पेपर में। मौन उसे कहते हैं जो कुछ भी ना बोले, तो मौन बहुत ज्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। यहां भी आप वाचाल पढ़े हैं, दोनों विलोम याद रखिएगा, यहां भी है, यहां भी है। अच्छा, ताप मतलब गर्मी, और यहां पर ताप का विलोम क्या हो जाएगा? शीत। ताप का विलोम क्या है? ताप मतलब गर्मी, और ताप का विलोम क्या हो जाएगा? शीत। ताप मतलब गर्मी और ताप का विलोम क्या हो जाएगा? शीत। याद रखिएगा। देखें, अगर हम ताप की बात करें, यहां पर हिंदी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान लगाइएगा। ताप हम बात करें, ताप किसे कहा? ताप का मतलब हिंदी में बता रहे हैं, ताप का मतलब हिंदी में होता है गर्मी। गर्मी बहुत ही जो गर्मी गर्मी होती है उसे कहते हैं ताप, और इसी गर्मी को उष्ण कहते हैं। तो ताप और उष्ण, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शीत। तो कभी कभी ताप और शीत का सीधा संबंध दे देता है, तो ताप का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं? शीत कहते हैं हिंदी में। जबकि आप फिजिक्स में ताप का मतलब पढ़ेंगे, तो ताप क्या होता है? किसी वस्तु का ठंडापन, किसी वस्तु का ठंडापन और किसी वस्तु की जो गर्माहट होती है, इन दोनों को ताप कहते हैं। फिजिक्स में ताप कोई पूछे क्या कहते हैं, तो फिजिक्स में ठंडा है वह भी ताप है, और गर्मी है तो वह तो ताप है ही है।
जैसे आज के डेट में भी हम ताप देख रहे हैं, लेकिन आज के डेट में ताप कम हो गया है, ताप गिर गया है नीचे, गिर गया है नीचे, और नीचे गिरने की वजह से क्या हो रहा है, ठंडापन, और ताप बढ़ जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, गर्माहट। क्या हो जाएगा, गर्माहट। तो ताप का विलोम क्या होता है, ताप का विलोम शीत होता है। नेक्स्ट है अनुयायी का विलोम, ध्यान से समझिएगा। अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है विरोधी, अनुयायी का मतलब होता है विरोधी, अनुयायी का मतलब क्या होता है, विरोधी। समझेंगे, अनुयायी का मतलब क्या होता है, विरोधी। देखिएगा, जो आपके साथ चलता है वह अनुयायी है, और जो विरोध कर, जो अनुयायी, जो साथ नहीं चलता है, मतलब जो आपके बातों को मानता है, उसे अनुयायी कहते हैं। और जो खुद के आपके कॉन्सेप्ट का न माने, उसका विरोध करे, तो उसे विरोधी कहते हैं। तो अनुयायी का विलोम क्या होता है, विरोधी, है ना। यहाँ पर सुशील का होता है दुष्शील, क्या होता है, दुष्शील होता है। याद रखिएगा इसको, सुशील का भी क्या होता है, दुष्शील होता है। क्या होता है, दुष्शील होता है। जातीय का, देखिए सुनिए, जातीय का, सजातीय विजातीय वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। जातीय का देखिएगा बच्चों, यहां पर विलोम है जातीय। क्या है, जातीय। अगर मैं पूछूं कि सजातीय का विलोम, सजाती मतलब समान जाति में जो होता है उसे सजाती कहते हैं, तो सजाती का विलोम होगा विजातीय। क्या होगा, विजातीय। सजाती का विलोम विजातीय। सजाती मतलब समान समान जाति के जो लोग होते हैं उन्हें सजातीय कहते हैं, सही है। विजाति का मतलब जो विभिन्न विभिन्न जाति के लोग होते हैं उसे विजातीय कहते हैं। समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक यादव है और फिर दूसरा यादव, दोनों आपस में शादी करे तो उसे कहेंगे सजाती विवाह, क्योंकि दोनों लोग सेम है। लेकिन एक यादव है और एक गुप्ता है, दोनों आपस में विवाह करे तो कहेंगे विजाती है, क्योंकि जाति क्या हो गई, बदल गई। तो सजाती मतलब समान और विजाती मतलब अलग अलग, तो यह भी विलोम होता है। लेकिन केवल आपसे लिख दिया है जातीय। जातीय मतलब उसे कहते हैं जो समान जाति के हो, तो जाति का विलोम विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। जो विपरीत जाति के हो क्या हो जाएगा, विजातीय। विजातीय मतलब समझते चलिए, विलोम आसान हो जाएगा। अदरवाइज रटते रहेंगे, याद वाद नहीं होगा। मतलब समझते चलिए। यहां पर है द्रुत, द्रुत का होता है मंद। ध्यान से सुनिएगा, द्रुत जानते हैं, द्रुत अरे सुनबे किए होंगे। द्रुत का विलोम होता है मंद। क्या होता है, मंद। अब इस द्रुत का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से, बहुत तीव्र गति से कोई चलता है तो उसे बोलते हैं द्रुतगामी। क्या बोलते हैं, द्रुतगामी, बहुत तेज। द्रुत मतलब तीव्र गति से, बहुत ही तेज। द्रुत मतलब तीव्र, तो द्रुत का विलोम मंद मतलब धीरे, तो इसे द्रुत का विलोम मंद भी कहते हैं। द्रुत का विलोम मंद होता है। कहीं पूछ दे कि द्रुतगामी, द्रुतगामी का विलोम, द्रुत मतलब बहुत तेज, तो क्या हो जाएगा, मंदगामी मतलब बहुत धीरे धीरे। और द्रुत जो होता है, द्रुत का विलोम मंद होता है। तो कभी कभी द्रुत का विलोम मंद तो लिखा होता है तो ठीक है, कभी कभी मंद के जगह यहाँ मंद लिखता है लेकिन मंदर लगा देता है। द्रुत मतलब बहुत तेज, मंद चाहे मंदर मतलब धीरे धीरे, है ना। तो द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, चाहे लिखा होगा मंदर लिखा होगा। जैसे बंदर नहीं, दर, मंदर, याद रखेंगे। विशाल, कोई चीज बहुत बड़ा है तो विशाल का विलोम होता है लघु। जिस भाषा में उसी भाषा में होना चाहिए। निर्मल, निर्मल मतलब बहुत ही साफ, बहुत ही कोई चीज साफ है तो उसे बोलते हैं निर्मल, एकदम निर्मल, है ना। निर्मल मन, निर्मल कपड़ा, जो भी एकदम बहुत ही साफ है उसे बोलते हैं निर्मल। तो बहुत ही जो गंदा है उसे बोलते हैं मलिन। क्या बोलते हैं, मलिन। निर्मल मतलब बहुत साफ, मलिन मतलब भयानक गंदा। तो निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा, मलिन। क्या हो जाएगा, मलिन। आगे बढ़ते हैं। शोक, शोक, शोक का मतलब, है ना, शोक का मतलब देखिएगा, शोक उसे कहते हैं जहां पर पछतावा हो, जहां पर क्या हो, शोक मनाना। शोक मनाने का मतलब दुख मनाना। शोक उसे, शोक, शोक का जो विलोम होता है, जहां पर शोक, शोक मतलब यहां पर दुख है तो हर्ष, हर्ष मतलब खुशी है। याद रखिएगा, शोक का विलोम, शोक का विलोम हुमच कर खुशी मत कर दीजिएगा, क्योंकि शोक संस्कृत भाषा का है, खुशी हिंदी भाषा का है। तो शोक का विलोम संस्कृत वाला लेकर आइए, शोक का हर्ष हो जाएगा। हर्ष क्या होगा, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी होता है। याद रखिएगा। प्रवेश, प्रचुर, प्रचुर का मतलब क्या होता है, अप्रचुर। प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा, अप्रचुर मतलब थोड़ा। प्रचुर मतलब क्या होता है,
बहुत ज्यादा। और अप्रचुर मतलब क्या होता है? अप्रचुर। इसका क्या हो जाएगा? अप्रचुर। प्रवेश का हो जाएगा अप्रवेश। प्रवेश का क्या हो जाएगा? अप्रवेश। प्रवेश का क्या हो जाएगा? अप्रवेश। इस चीज को याद रखेंगे, है ना। या प्रवेश का अप्रवेश कहिए, चाहे प्रवेश का निकास कह लीजिए, प्रवेश का निकास कह लीजिए। प्रवेश मतलब किसी चीज में अंदर जाना, और निकास मतलब निकल जाना। अरे लिखा होता ना प्रवेश, और इधर से लिखा होता निकास। निकास। प्रवेश मतलब किसी चीज में प्रवेश करना, और इधर से क्या होना? निकल जाना। तो प्रवेश का विलोम क्या होता है? निकास। इस प्रकार से लगभग आप लोगों ने कितना कर लिया, है ना। लगभग आप लोगों ने अभी तक मिला जुला के 34 विलोम कर लिए हैं। 34। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चले जी, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जहां तक हुआ था, है ना, यहां तक। यह पार्ट 1 आपका है जी, यह पहला पार्ट है। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक पार्ट और देंगे, यह विलोम पूरा का पूरा कंप्लीट। पूरा का पूरा कंप्लीट का मतलब जितने भी एसएससी के एग्जाम में आए हैं, जिड्डी के एग्जाम में जितने भी आए हैं, वह सारे के सारे विलोम क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसी में से रिपीट हो जाएगा एक दो क्वेश्चन आपके पेपर के किसी भी शिफ्ट में। आइए चर्चा करते हैं। अच्छा देखिएगा, इसी को निपटा दे। दिखाई दे रहा है इधर वाली चीजें? हाँ दिखाई तो दे रहा है। देखिएगा, आपको पता है आदि, आदि का मतलब होता आदि का विलोम होता है अनादि। आदि का विलोम क्या होता है? अनादि। देखिए, आदि का मतलब होता है, कोई पूछे आदि का मतलब क्या, आदि कूचने वाला नहीं, अदरक वाला नहीं। आदि का मतलब होता है आरंभ। आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ। और यहां आदि का विलोम अनादि। अनादि का मतलब होता है समाप्त। अनादि हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आदि का मतलब आरंभ, अनादि का मतलब समाप्त। बहुज्ञ, जो बहुत ज्यादा जाने, बहुज्ञ बहुत ज्यादा जानने वाला बहुज्ञ कहलाता है। बहु का विलोम होता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, बहुत कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। स्वर्ग का विलोम होता है नरक। क्या होता है? स्वर्ग का विलोम होता है नरक। याद रखिएगा, स्वर्ग का विलोम नरक होता है। सुनिए बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, स्वर्ग का जो विलोम है हमेशा आता है पेपर में, और स्वर्ग का विलोम नरक जो होता है, नरक ही होता है, सबको पता है। लेकिन आता क्यों है पेपर में? पेपर में नर्क लिखेगा ऐसे, स्वर्ग का विलोम नर्क होता है, लेकिन नर्क ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे अगर लिखा है तो गलत है। स्वर्ग का विलोम नर्क होता है, लेकिन नर्क ऐसे नहीं लिखा जाता है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। स्वर्ग का विलोम क्या होता है? नरक होता है, नरक। यहां देखिए, ऐसे लिखेंगे नरक। अवनी जो होता है, अवनी का जो विलोम, अवनी का मतलब होता है ऊपर का, आसमान। तो अवनी नहीं, अवनी का मतलब होता है धरती, तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर। अंबर का मतलब होता है आसमान, है ना। याद रखेंगे, याद रखेंगे। अवनी, अवनी का मतलब धरती, तो अवनी का विलोम अंबर। अवनी का विलोम अंबर, अवनी का विलोम अंबर। यही कहीं पूछ दे कि आकाश का विलोम, तो आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। आकाश का विलोम पाताल होता है। आइए यहां पर बढ़ते हैं आगे। निर्जीव का विलोम आपको बताना है, तो निर्जीव का विलोम सबको पता है, निर्जीव जिसमें जान ना हो, और सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान हो। तो निर्जीव का विलोम सजीव लिख नहीं रहे हैं, निर्जीव का विलोम क्या हो जाता है? सजीव। लिख ही देते हैं, निर्जीव का विलोम सजीव। श्रव्य, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो श्रव्य का विलोम असुनना नहीं बोलेंगे, या पराश्रव्य नहीं बोलेंगे। श्रव्य मतलब सुनना, सुनी हुई बात और देखी हुई बात दोनों ही विपरीत होती है। श्रव्य का मतलब सुनना, तो श्रव्य का विलोम होता है दृश्य। दृश्य मतलब देखना, याद रखिएगा इसको जी। श्रव्य का विलोम होता है दृश्य, श्रव्य का विलोम होता है दृश्य। श्रव्य का विलोम क्या होता है? दृश्य। इस चीज को याद रखिएगा, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। परुष, पुरुष नहीं लिखे हैं, पुरुष नहीं लिखे हैं, परुष लिखे हैं, परुष। परुष का मतलब होता है बहुत ही कठोर, जो बहुत कठोर होता है उसे परुष कहते हैं। तो कठोर का विलोम कोमल। क्या होता है? कोमल, चाहे नर्म। तो परुष उसे कहते हैं जो बहुत कठोर होता है, तो परुष का विलोम हमेशा कोमल होता है। क्या होता है? कोमल। क्या कहते हैं? कोमल। कोमल उसे कहते हैं जो छूने में मुलायम और नर्म हो, उसे कोमल कहते हैं।
परुष, पुरुष नहीं लिखे, पौरुष, परुष का मतलब कठोर और कोमल का मतलब नर्म और मुलायम। लघु का मतलब बताया ही है, लघु का मतलब विशाल होता है। कर्कश, कर्कश का विलोम होता है मधुर। क्या होता है? मधुर। कल्पित का विलोम यथार्थ होता है। क्या होता है? यथार्थ होता है। अधिकांश का विलोम याद रखिएगा, अधिकांश का विलोम पूछा जाता है तो अल्पांश होता है। क्या होता है? अल्पांश। अधिकांश का विलोम क्या होता है? अल्पांश होता है। करुड़ का विलोम जो होता है, करुड़ का विलोम निष्ठुर होता है। क्या होता है बच्चों? निष्ठुर होता है। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। क्या होता है? स्वकीय। उर्वर का विलोम होता है, उर्वर उसे कहते जिस भूमि में उपज हो, और ऊसर उसे कहते जिस भूमि में उपज हो ही न। तो बड़ा तेज लिखे हैं यहां से यहां तक, समझाएं बिल्कुल नहीं है तो समझिए, सुनिए। परुष कठोर, कठोर का कोमल, कोमल का मतलब मुलायम हो और नर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोमल। समझ रहा है तू चंद्रेश? हाँ, कोमल। आगे कर्कश का जो विलोम है मधुर। कर्कश मतलब उसे कहते हैं जो गटैया दाब के खूब आवाज निकाले, अजीब आवाज जो होती है, जो कानों को सुनने में बिल्कुल प्रिय नहीं लगती है, उसे बोलते हैं कर्कश। क्या बोलते हैं? कर्कश। कर्कश का विलोम होता है मधुर। मधुर मतलब बहुत अच्छा लगता है। कर्कश का विलोम होता है मधुर। क्या होता है? मधुर। चाहे मधुर का विलोम पूछे तो कर्कश। मधुर उसे कहते हैं जो कानों के लिए प्रिय आवाज है, उसे मधुर कहते हैं। और कानों को जो एकदम दिमाग खराब कर दे उसे कर्कश कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्कश। सर्कस नहीं, कर्कश। कर्कश और मधुर, कर्कश का विलोम और मधुर आपस में विलोम। कल्पित उसे कहते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। कल्पित, कल्पना तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं, आने टाइम जौन मन करे कल्पना कर ही लेते हैं। तो उस कल्पना की बात नहीं हो रही है। कल्पना बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अगला वाला कल्पना माने तो ना। तो कल्पित हम कल्पना कर लेते हैं, और यथार्थ जो बिल्कुल सच्चाई होती है। तो कल्पना का विलोम होता है यथार्थ, एकदम सच्चाई। जैसे मैथ में पढ़ते होते हैं, एक होते हैं कल्पित मान, जिसे हम कल्पना के द्वारा मानते हैं, अपने विचार विमर्श करके कल्पना के द्वारा कुछ मान लेते हैं। और एक होता है यथार्थ मान, जिसे एकदम एग्जैक्ट निकालने के बाद आता है। अधिकांश मतलब बहुत सारी चीजें, अल्पांश मतलब बहुत थोड़ा सा। अधिकांश बहुत ज्यादा, अल्पांश में क्या याद रखना है? याद रख लीजिएगा, अधिकांश का विलोम अल्पांश होता है, कहीं भूल मत जाइएगा। अधिकांश का विलोम कम मत लिख दीजिएगा, जिस भाषा में उसी भाषा में। अधिक का विलोम अल्प होता है, और यहाँ कांस लगा है तो यहाँ भी कांस लगा है। अधिक का विलोम होता है अल्प, यहाँ कांस लगा है तो यहाँ भी अंश लगा है। अधिकांश का विलोम अल्पांश। करुड़ का विलोम होता है निष्ठुर। करुड़ का मतलब जिसके मन में बहुत ज्यादा दर्द हो, जिसके मन में अंदर तकलीफ हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, उसे बोलते हैं करुण। और निष्ठुर उसे कहते हैं जौन किसी भी प्रकार के कोनो तकलीफें ना हो के। समझ रहे हैं? निष्ठुर जिसके हृदय में बिल्कुल भी कोई ममता ही ना हो, जिसके हृदय में बिल्कुल भी दया ना हो, उसे क्या बोलते हैं? निष्ठुर। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। परकीय का विलोम क्या होता है? स्वकीय। समझाते हैं, इसको समझाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उर्वर, इसको समझ लीजिए। उर्वर का मतलब होता है ऐसी भूमि जो बढ़िया से उपज दे, उपजाऊ भूमि को उर्वर कहते हैं। और इसका विलोम होता है ऊसर। ऊसर ऐसी भूमि जो बिल्कुल भी उपज ना दे, बंजर टाइप की, उसे बोलते हैं ऊसर। अब उर्वर का बंजर मत लीजिए, उर्वर जिस भाषा में है उसी भाषा में ऊसर होना चाहिए। क्लियर? अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है परकीय का विलोम होता है स्वकीय, पढ़े है ना? परकीय का विलोम क्या होता है? स्वकीय होता है। चलिए लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। देखिए, पर का मतलब दूसरा और कीय मतलब प्रेम। स्व मतलब अपना और कीय मतलब प्रेम। जो किसी दूसरे से प्रेम करे उसे कहते हैं परकीय, और जो स्वयं अपने से प्रेम करे उसे बोलते हैं स्वकीय। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट बनता है परकिया और स्वकिया। वाक्यांश में भी यह क्वेश्चन आता है, परकिया और स्वकिया। वाक्यांश में भी क्वेश्चन आता है, ऐसी स्त्री जो अपने पति से प्रेम न करके दूसरे से प्रेम करे, परे आदमी से प्रेम करे, पर आदमी से प्रेम करे, उसे परकिया कहते हैं। और ऐसी स्त्री जो अपने पति से ही प्रेम करे, स्वयं के पति से प्रेम करे, स्वपति से प्रेम करे, उसे बोलते हैं स्वकिया। क्या बोलते हैं? स्वकिया। तो परकिया, और याद रखेंगे स्वकिया, याद हो गया होगा। अगर कोई पूछे परकीय किसे कहते हैं, परकीय मतलब दूसरा और स्वकीय मतलब अपना,
है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, उर्वर का ऊसर लिखवा ही दिए हैं, निरर्थक का सार्थक होता है, ये तो सबको पता है महाराज। निरर्थक का क्या हो, जो कोनो अर्थ ना हो ओकर विलोम क्या हो जाएगा, सार्थक। निरर्थक का विलोम सार्थक, सबको पता। जेकर कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं, और जेकर बहुत बढ़िया अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। आइए, ऊपर लिखित, ऊपर मतलब कोई चीज ऊपर लिखा है तो ऊपर का, निम्नलिखित कौन चीज नीचे लिखा है, निम्नलिखित पढ़ते भी है, निम्नलिखित बहुत दिनों से पढ़ते हैं आप लोग। निम्नलिखित विफल, कोई चीज विफल हो जाए, फेल हो जाए तो विफल का विलोम क्या हो जाता है, सफल। एग्जाम कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग विफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल हो जाते हैं। विफल का मतलब फेल हो जाना और सफल का मतलब पास हो जाना। जय, जय मतलब जीतना, तो जय का विलोम पराजय, बच्चे बच्चे को पता, जय का विलोम पराजय। भूगोल का होता है खगोल, भूगोल का होता है खगोल, भूगोल का विलोम क्या होता है, खगोल। अब देखिए भूगोल है ना, एक होता है भूगोल और एक होता है खगोल। तो भूगोल का विपरीत होता है खगोल, भूगोल का विपरीत होता है खगोल, यानी कि भूगोल का विलोम क्या होता है, खगोल। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तैयार रहिएगा। भूगोल उससे कहते हैं जो पृथ्वी के विषय, पृथ्वी से संबंधित बातें जो है, पृथ्वी की आंतरिक बातें या पृथ्वी की जो संरचना होती है वह भूगोल कहलाता है, वह भूगोल कहलाता है। और ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, तारा, जो भी है ग्रह उपग्रह संबंधित जो बातें होती है वह क्या कहलाता है, खगोल कहलाता है। तो पृथ्वी से जो जुड़ा है वह भूगोल, और तारा ओरा से जो जुड़ा है, ग्रह उपग्रह सौरमंडल से जो जुड़ा है वह क्या कहलाता है, खगोल कहलाता है। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। क्वेश्चन है, सौरमंडल में, सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में क्या है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने तारे हैं, कुल कितने तारे हैं हमारे सौरमंडल में, कुल कितने तारे हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है अनंत, ऑप्शन डी है अनंत। कहेंगे सर फर्जी क्वेश्चन है जी, कौन नहीं बता देगा इसको, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना, याद रख ले, अभी शॉर्ट में भी इसको डाल देंगे छोटा सा। इधर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर देखेंगे, लगभग हो ही गए हैं इनको। अच्छा इधर बचा है, यही कर रहे हैं। अनुराग का होता है विराग, अनुराग का क्या होता है, विराग, अनुराग का होता है विराग। याद रखेंगे यहां पर है एहिक, एहिक, यह इंपॉर्टेंट अति आवश्यक है, यह विलोम एहिक वाला अति आवश्यक है। आइए समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अनुराग का विराग आपको पता होगा, है ना। उन्नति का होता है अवनति, उन्नति, उन्नति मतलब कोई चीज आगे की ओर बढ़े उसे उन्नति कहते हैं, और कोई चीज घटने लगे तो उसे बोलते हैं अवनति। क्या बोलते हैं, अवनति, है ना। नेक्स्ट इसको देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है प्रत्यक्ष का, तो अप्रत्यक्ष लगा ही देते हैं, लेकिन ऑप्शन में रहबे नहीं करेगा। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में रहेगा तब ना, क्योंकि हम जानते हैं एक कर होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, पढ़े हैं। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, क्या होता है, परोक्ष, यह लिखा होता है पेपर में। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब उसे कहते हैं जो एकदम नजरों के सामने हो, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट, एकदम नजरों के सामने, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो नजरों से बहुत दूर है, जो आंखों से दूर है, उसे बोलते हैं परोक्ष। क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं। उत्थान का मतलब धीरे 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 जिसकी बढ़ोतरी हो रही है उसे उत्थान कहते हैं। और पतन मतलब धीरे 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 जो खत्म हो रहा है उसे पतन बोलते हैं। तो उत्थान का विलोम होता है पतन, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। याद रखेंगे, परोक्ष मतलब जो ओच्छ हो गया है, नजरों से दूर है, ओच्छ है, परोक्ष। मधुर का विलोम होता है कटु, कटु कहिए चाहे कर्कश कहिए, बात एक ही है। नेक्स्ट देखिए एहिक, एहिक का विलोम, है ना, या एहलौकिक, यह लौकिक, दोनों एक ही बात है। एहिक का विलोम होता है पारलौकिक, क्या होता है, पारलौकिक। और एहलौकिक का भी विलोम होता है पारलौकिक, क्या होता है, पारलौकिक। दोनों का सेम सेम होता है, समझेंगे। एहिक उसे कहते हैं जो एकदम एहिक है, एहिक मतलब यहीं का है, जो यहिक है, यहीं का है, इसी लोक का है, उसे बोलते हैं एहिक। इसी लोक का जो है उसे बोलते हैं एहिक, यहीं का। और पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का है, कहीं दूसरे जगह का है, तो एहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक। चाहे एहलौकिक का विलोम
एह लौकिक इसी लोक का है, इसी धरती का है, तो उसे एह लौकिक, और दूसरे जगह का है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारलौकिक। दूसरे जगह का है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पारलौकिक कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, उग्र का एक विलोम पूछा है, लिखे हैं कि नहीं, लिख देते हैं। उग्र का विलोम, उग्र उसे कहते हैं जो एकदम आतंक मचा, एकदम चंठ टाइप, एकदम जो चंठ टाइप होता है उसे बोलते हैं उग्र। उग्र का विलोम होता है सौम्य। उग्र का विलोम सौम्य। सौम्य मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का, और उग्र एकदम चंठ, समझ लीजिए चंठ टाइप का, है ना। तो उग्र का विलोम क्या होता है, सौम्य। उग्र का विलोम क्या होता है, सौम्य होता है। लगभग सब चीजें उन्नति का लिखवा दिए हैं, उन्नति का औन्नति लिखवा दिए, उत्थान लिखवा दिए हैं, है ना, सहित। अच्छा, यहां से लिखवाना है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सहित का विलोम होता है विहित, सहित का विलोम होता है विहीन, सहित का विलोम क्या होता है, विहीन, है ना। एक मिनट, आई थिंक चार्जर, चलिए आगे देखिएगा, है ना। नेक्स्ट आगे देखें, अगला क्या लिखा है। सहित का जो होता है वह विहीन होता है, मात्रा सही कर लीजिएगा। सहित का जो विलोम होता है वह होता है विहीन। सहित का विलोम क्या होता है, विहीन। नहीं बोलते हैं परिवार सहित मतलब सबको साथ में, और परिवार विहीन मतलब कोई ना साथ में। अच्छा, स्वल्पायु का, स्व मतलब स्व, अल्पायु मतलब आयु बहुत कम है। स्व का मतलब भी होता है कम, स्व का मतलब ही कम। स्वल्पायु मतलब क्या हो, आयु कम है, तो भाई एकर विलोम होगा चिरायु। चिरायु मतलब बहुत ज्यादा, चिरायु मतलब बहुत ज्यादा। आशक्त का होता है अनासक्त, आसक्त का होता है अनासक्त। अधम का होता है उन्नत, अधम का होता है उन्नत, याद रखेंगे, अधम का होता है उन्नत। नेक्स्ट देखिएगा, है ना, इसको हटाते हैं। यह है सद्भाव। सद्भाव का मतलब क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे, है ना। अधम का जो विलोम है, एक बार इसको सही करेंगे बच्चों, अधम। अच्छा, यहाँ पर सद्भाव का विलोम होता है दुराभाव। सद्भाव का विलोम क्या होता है, दुराभाव। दिखाई दे रहा है, सद्भाव का विलोम दुराभाव। सामान्य का विलोम देखिए, सामान्य उसे कहते हैं, सामान्य उस व्यक्ति को कहते हैं जो समाज में एकदम शांतिपूर्वक, सामान्य समझ ही रहे हैं, सामान्य समझ रहे हैं, लेकिन सामान्य को कोई नहीं पूछता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष को खोजता है। तो सामान्य का विलोम होता है विशेष। सामान्य का विलोम क्या होता है, विशेष होता है। सामान्य का विलोम विशेष होता है। अधम का जो विलोम है, थोड़ा सा यहाँ अधम पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, अधम पर, है ना। एक है औन्नत, औन्नत का होता है उन्नत, यह तो पहले ही बता दिए हैं, यहाँ भी कहीं होगा, है ना। औन्नत और उन्नत, तो औन्नति और उन्नति, यह तो हो गया है। अधम पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर क्रूर पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर है आग्रह, आग्रह पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। तो इन सब चीजों पर, अच्छा देखें, उथला किसे कहते हैं, उथला बता देते हैं। उथला उसे कहते हैं जो बहुत कम गहराई हो, जहां बहुत कम गहराई हो उस क्षेत्र को हम कहते हैं उथला। क्या कहते हैं, उथला, ऊपर ऊपर उथला। तो उथला का विलोम क्या हो जाएगा, गहरा। जो बहुत ज्यादा गहरा हो, उथला का विलोम क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, सबको पता है। तो उथला का विलोम क्या हो जाएगा, गहरा। व्योम का विलोम क्या हो जाएगा, व्योम कहते हैं, याद रखिएगा, व्योम कहते हैं हम लोग आकाश को। तो व्योम का विलोम हो जाएगा धरा, याद रखेंगे। व्योम का विलोम क्या हो जाएगा, धरा हो जाएगा। इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट विलोम है, जैसे इसमें आपसे पूछा है ना, सद्भाव का तो बता ही दिए हैं, फिर पूछा है बहुज्ञ, पूछा है बता ही दिए हैं। स्वर्ग का याद रखिएगा, स्वर्ग का जब विलोम पूछेगा तो स्वर्ग का विलोम जो है ना, नरक ऐसे नहीं लिखेंगे, नो रो क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नरक लिखेंगे, याद रखेंगे इन सब चीजों को। अगला है व्योम हो गया, आदि का बता ही दिए हैं आपको, सब चीजें तो लगभग हो ही गई है ना। देखिएगा, क्रूर किसे कहते हैं, क्रूर। क्रूर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके हृदय में बिल्कुल भी ममता ना हो, उसे क्रूर कहते हैं। तो क्रूर का जो विलोम होता है वह दयालु होता है। क्या होता है, क्रूर का विलोम दयालु होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्रूर का दयालु। आगे बढ़ जाते हैं, लगभग सब चीजें आपका खत्म ही है ना। क्या बचा है, अधम का। अधम, अधम उसे कहते हैं जिसके बारे, अधम, अधम कहने का मतलब समझ लीजिए, अधम उसे कह सकते हैं जो एकदम खराब हो, क्योंकि अधम का विलोम होता है उत्तम। अधम का विलोम होता है उत्तम, याद रखिएगा, अधम का विलोम क्या होता है, उत्तम। यहां लिख देते हैं साफ सुथरा, अधम का विलोम क्या होता है, उत्तम।
अधम का विलोम उत्तम, याद रखेंगे इसको, इसको भी याद रख लीजिएगा। उन्नति का अवनति, अगर बोले उन्नत तो बोलेंगे अवनत, क्या बोलेंगे अवनत, लेकिन कह दे उन्नति तो बोलेंगे अवनति, क्या बोलेंगे अवनति। अधम का विलोम होता है उत्तम, अधम का विलोम होता है उत्तम। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। और इस प्रकार से एक बार मैं देख लूं, कुछ चीजें तो खत्म, तो कुछ चीजें तो छूटी नहीं है, लगभग सारी चीजें मैंने करा दिया है बाबू, है ना, सब चीजें हो गई हैं। आग्रह का भी विलोम आप लोग लिख लेंगे, सारी चीजें, कुछ छूटा नहीं है इसमें, है ना। चलिए जी, तो यह पार्ट 1 आपका समाप्त होता है, ठीक है, लगभग सब चीजें ठीक है। उत्थान का लिखे हैं, उत्थान का पतन लिखवे किए हैं, उत्थान का पतन आप लोग लिखे ही हैं, है ना। आग्रह का लिख लेंगे दुराग्रह, क्या लिख लेंगे दुराग्रह, इसको भी लिख लेंगे आग्रह का, है ना। तो लगभग पार्ट 1 1 घंटा में कंप्लीट, 1 घंटा और आप लोग देंगे तो लगभग पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 2 में थोड़ा सा बचा है, बहुत सारी इसी का रिपीटेशन, 168 पूछा था, 130 पर रिपीटेशन होकर हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। तो पार्ट 1 में इतना सारी चीजें हमने आपको बताई है, सारे के सारे विलोम एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। जो विलोम आपको नहीं पता है उसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में, जो पता है उसको मत नोट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।